हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसे सीख रहे थे। दोस्तों हम लोग हमारे बहुत ही ज़्यादा अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद हम लोग सम्स आज भी सॉल्व करेंगे कुछ, और कुछ हमारे जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सॉल्व करेंगे और अगले ही लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का तापीय यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड। तो सबसे जो नियम दिया है वो नियम किसने दिया हुआ है? जूल का तापन नियम, यानी कि हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स, यानी कि जूल का हीटिंग लॉ क्या है वो हमें बताना है कि जूल ने तापन यानी कि ताप का हीट के बारे में जो नियम दिया है उस नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें नियम क्या था, तो नियम को मैं आपको बता दूं कि किसी भी चालक तार में उत्पन्न होने वाली जो उष्मा है, हीट है, वो किसके बराबर होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो हमें पढ़ना है। तो किसी भी चालक के अंदर उत्पन्न होने वाली उष्मा वो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के समानुपाती अथवा तो अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम किसका था? जूल का नियम था। क्लियर? जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं और वापस से एक बार हम लोग इसे सीखते हैं, ठीक है। तो नियम क्या है दोस्तों कि यहां पर नियम मैं लिख रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। किसी भी चालक में उत्पन्न उष्मा, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली पहली चीज धारा के वर्ग, यानी कि धारा यानी क्या? आई, और उसका वर्ग यानी कि आई स्क्वायर, और उष्मा को हम लोग लिखते हैं हीट, तो यहां पर लिख देते हैं एच। धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर। दूसरा चीज है प्रतिरोध यानी कि आर, और तीसरी चीज है समय यानी कि टी। क्लियर? इन तीनों के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को ही हम लोग कहते हैं समानुपाती। होती है। क्लियर? ये हमारा सिंपल सा नियम हो गया जूल का। जूल का नियम था, देखो एकदम सिंपल है कि किसी भी चालक में जो उत्पन्न होने वाली उष्मा यानी कि हीट है वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग, विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं? आई, तो आई का स्क्वायर, धारा के वर्ग, प्रतिरोध आर और समय टी के समानुपाती होती है। तो इनको जोड़ के हम लोग नियम बनाते हैं। नियम क्या बनेगा फ्रेंड्स कि हीट यानी कि उष्मा किसके? विद्युत धारा के वर्ग यानी कि आई स्क्वायर, प्रतिरोध यानी कि आर और समय यानी कि टी, इनके समानुपाती होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर हम लोग इसे चाहें तो अथवा एक और फॉर्मूला इस पे से बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों कि H बराबर ऐसे का ऐसा आई स्क्वायर, यानी मैं क्या लिख सकता हूं? आई इंटू आई, यानी कि आई गुड़े आई, यानी आई का वर्ग हो गया, और आर और टी ऐसे का ऐसा दोस्तों। तो यहां पर आई की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं कि ओहम्स लो क्या था? ओहम का नियम था V इज इक्वल टू आई आर। यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, ओहम के नियम पर से थोड़ा यूज करते हैं। ओहम का नियम क्या था कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? V बट्टे में R। तो I इज इक्वल टू V बट्टे में R अगर मैं यहां पर लिखूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा? I की जगह मैं लिख रहा हूं V बट्टे में R, ठीक है। और ये I ऐसे का ऐसा, R ऐसे का ऐसा, T ऐसे का ऐसा। तो दोस्तों क्या हो गया? R से R कट गया, प्रतिरोध कैंसिल हो गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया? H इज इक्वल टू VIT। एक ही और नया फॉर्मूला बन गया कि जो उष्मा है वो वोल्ट, विद्युत धारा और समय के बराबर हो गई। तो ये नया फॉर्मूला हमने बना दिया जिसे कहेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। तो ये पूरा का पूरा जूल का नियम था जो हमें समझना है। बहुत ही सिंपल है, एकदम क्लियर है, छोटा सा पूरा का पूरा टॉपिक है कि किसी भी चालक में उत्पन्न होने वाली जो उष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग, प्रतिरोध आर
और समय t के समानुपाती होती है। तो इन सभी को हमने जोड़ा तो हमारा ये फॉर्मूला बना। इसमें हमने ओहम्स लॉ लगाया और I की जगह V बट्टे में R रखा, तो R से R कट गया दोस्तों, तो H इक्वल टू क्या आ गया, VIT। तो ये दो फॉर्मूले थे। तो ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है कि जूल का तापन नियम क्या था। अब ये जो फॉर्मूले आए इनका यूज हम लोग सवालों की गणना करने में करेंगे, जो आज भी हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, ठीक है, विद्युत शक्ति पर, और देखते हैं उसे। दोस्तों हम हमारे लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं और लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है दोस्तों, कि विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारा थियोरी वाइज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्लियर? अब सिर्फ और सिर्फ बचेंगे सम्स, जो हमें फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना है। तो ये लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, यानी कि विद्युत शक्ति के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं, कि किसी परिपथ में उपमुक्त अथवा तो क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी कि कोई भी जो परिपथ है उसके अंदर उपमुक्त यानी कि निकलने वाली ऊर्जा अथवा तो क्षयित यानी कि जितनी विद्युत ऊर्जा का यूज हो रहा है, उपमुक्त, ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है क्षयित होना। विद्युत ऊर्जा का यूज किया जा रहा है, क्षय हो रहा है, विद्युत ऊर्जा कम हो रही, तो उपमुक्त अथवा तो क्षयित होने वाली विद्युत ऊर्जा की जो दर है उसे विद्युत शक्ति P यानी कि पावर, तो विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो किसी भी परिपथ में जितनी भी विद्युत की मात्रा क्षय होगी, जितना हम यूज करेंगे, वही क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत पावर। जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम लोग स्विच ऑन करते हैं, टीवी चलती है, फ्रिज चलता है, पंखे चलते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यय यानी कि क्षयित कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, अथवा तो इस एक चीज बात करते हैं कि ये जो विद्युत शक्ति किससे जुड़ा हुआ है, कि किसी भी विद्युत उपकरण, कोई भी जो विद्युत उपकरण हो, जैसे कि लाइट हो, टीवी हो गए, पंखे हो गए, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक के उपकरण जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो। अथवा तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के समय दर को, तो विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रहा है, समय दर कि कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा हम लोग यूज कर रहे हैं, उसे विद्युत सामर्थ्य V कहा जाता है। कितने वोल्ट? क्लियर? तो विद्युत सामर्थ्य V कहा जाता है। एक और परिभाषा है कि किसी भी विद्युत उपकरण अथवा तो परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को, कितने समय में कितनी विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं, उसे विद्युत सामर्थ्य V कहा जाता है। अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ूं तो एक रिलेशन बनता है दोस्तों, वो क्या है, P इज इक्वल टू VI, यानी कि P इज इक्वल टू VI। जो पावर है किसी भी चीज का वो वोल्ट और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, वापस से ओहम्स लॉ को लगाऊंगा, तो उसे मैं साइड में लिख देता हूं। ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, हाँ या ना। तो अब मैं क्या करूंगा, V की जगह IR यहां पे रखूंगा, तो होगा क्या दोस्तों कि V की जगह मैं रखने जा रहा हूं I इंटू R, और ऑलरेडी यहां पर क्या है, I है, तो I गुणे I यानी क्या बन गया, I का वर्ग, तो I स्क्वायर इंटू R, ये एक और फॉर्मूला बन गया। क्लियर? इसे हम लोग कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहां से मैं अगर I का फॉर्मूला निकालू ओहम्स लॉ के सहायता से, तो I इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V बट्टे में R, हाँ या ना। तो इसे भी अगर मैं यहां पर रखूं फॉर्मूला समीकरण नंबर 2 में, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू I की जगह में रखने जा रहा हूं V बट्टे में R, और यहां पर क्या है, उसका वर्ग इंटू में R, यानी कि गुणे में है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि V का वर्ग हो गया ऊपर, बट्टे में R का वर्ग हो गया, यानी कि R गुणे R, और ऊपर की तरफ ऑलरेडी हमारे पास एक R है, एक R से एक R कट हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या बना कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे में R। ये हमारा तीसरा नंबर का फॉर्मूला तैयार हो गया है। क्लियर? सिंपल है, समीकरण नंबर 3 कहेंगे इसे। तो ये सारे के सारे यहां पर क्या हो गए, फॉर्मूले तैयार हो गए, किसके लिए, विद्युत पावर के लिए। क्या है परिभाषा हमने देखा, विद्युत पावर क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ है, वोल्ट से जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ के हमने एक फॉर्मूला बनाया, P इज इक्वल टू VI। यहां पर फिर हमने ओहम का नियम यूज किया, V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह मैंने IR लिखा, तो I और I का गुणा हुआ तो I का वर्ग बन गया, और R ऐसे का ऐसा। तो एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। अब मैंने क्या किया कि I की जगह पे वापिस से ओहम्स के लॉ की सहायता से V बटे में R रखा, तो यहां पर I का वर्ग है, तो V का वर्ग यानी V का वर्ग, V स्क्वायर हो गया, और R का वर्ग यानी कि यहां पर क्या किया मैंने, R को 2 बार गुणा कर दिया, R इंटू R, एक R से एक R कट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, V स्क्वायर बटे में R। ये फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। क्लियर? तो यहां पर इस तरीके से विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूले हैं, परिभाषा है, वो क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं मात्रक की तरफ कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो मैं मात्रक की बात करूं तो इसके SI जो मात्रक है, इसका 2 मात्रक है,
पहला है वोट अथवा तो किलोवाट। वोट और किलोवाट ये इसके एसआई मात्रक हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिक शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के लिए। क्लियर? एसआई मात्रक क्या है? वोट और किलोवाट। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं दूसरी चीज कि अगर मैं बात करूं यहां पर एक वोट यानी कि यहां पर पावर की बात कर रहा हूं, तो एक वोट बराबर क्या होगा? यहां पर V यानी वोल्टेज है, यानी कि क्या होगा? 1 वोल्ट गुणे में 1 एम्पियर। अगर मात्रक से मैं यहां पर गुणा करूं तो पावर का एसआई मात्रक क्या हो गया? वोट। तो 1 वोट बराबर किसके होगा? V यानी कि 1 वोल्ट और I यानी कि विद्युत धारा यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर बराबर 1 वोट पावर। तो ये हम लोग ने स्पेशल देख के लिख दिया, एक एक ले लिया है। तो 1 वोट यानी जितना पावर यूज हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? और अब आगे की तरफ बढ़े कि किलोवाट की हम लोग बात कर रहे थे, तो 1 किलोवाट बराबर के यानी कि किलो, W यानी कि वॉट। 1 किलोवाट बराबर कितना वोट होगा? 1000 वोट। क्या होगा? 1000 वोट। क्लियर? तो किलो में हमें पता ही है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट यानी कि 1000 वॉट। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ क्या देखना है कि हमें व्यापारिक इसके मात्रक देखने हैं कि व्यापारिक रूप से जो मात्रक यूज होते हैं विद्युत शक्ति के वो कौन कौन से हैं। ठीक है, किस रूप से? व्यापारिक। जो व्यापारिक रूप से इसके मात्रक यूज होते हैं विद्युत शक्ति के, वो 2 हैं दोस्तों। पहला है किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग किलोवाट आवर इस तरह से लिखते हैं, और दूसरा है यूनिट। क्या है? यूनिट है दोस्तों। व्यापारिक मात्रक है इसका किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर, और दूसरा है यूनिट। यूनिट यानी ये तो सबको पता होगा, घर पे हमारे जो लाइट बिल आता है किस में आता है? यूनिट में आता है। कितनी यूनिट हमने बिजली यूज की है उसके हिसाब से हमें पैसे पेमेंट करने होती है। क्लियर? अब यहां पर हम लोग बात करें एक से थोड़ा सा और एक चीज बेसिक सीखते हैं कि अगर हम लोग यहां पर बात करें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसे अगर हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो यहां पर देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट तो मतलब क्या हो गया? 1000 वॉट। आवर को हम लोग सेकंड में परिवर्तित करते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए तो क्या बन गया फॉर्मूला? 36 गुणे 10 की घात कितनी दोस्तों? कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 वॉट सेकंड। हाँ या ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक पॉइंट यहां पर मैं खिसका रहा हूं, तो 3.6 हो गया। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6। कितनी हो जाएगी? 6। तो 3.6 गुणे 10 की घात 6, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वोट और सेकंड की जगह पे मैं एक लिख सकता हूं मात्रक, जो कि है जूल। क्या है? जूल। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। वोट और सेकंड, वोट गुणे सेकंड बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? जूल लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था किसका? विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का। परिभाषा देखा, फॉर्मूला देखा हमने, फिर हमने एसआई मात्रक देखा जो कि वोट और किलोवाट है। 1 वोट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर हो सकता है। फिर 1 किलोवाट बराबर 1000 वोट होता है। ठीक है, ये एसआई के बारे में बात कर रहे थे, एसआई मात्रक। व्यापारिक मात्रक जो जनरली यूज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक किलोवाट घंटा और दूसरा है यूनिट। यूनिट के हिसाब से हमारे घर पे लाइट बिल आता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है उससे हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, और आवर यानी कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 3600 सेकंड। अभी हमने यहां पर क्या किया? 36, 10 की घात 3 और 2 5 हो गए। मैंने इसको यहां पर 3.6 लिखा है। 3.6 लिखा है मतलब कि एक घात इधर गया, यानी कि एक पॉइंट इस तरफ गया, तो 10 की घात 1 बढ़ गई। तो 10 की घात कितनी हो गई? 6। तो 3.6 गुणे 10 की घात 6। पीछे क्या है? वोट और सेकंड। वोट और सेकंड का गुणा करके मैं क्या लिख सकता हूं? जूल लिख सकता हूं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये यहां पर आ गया है 1 किलोवाट आवर की कीमत। क्लियर? जिसे हम लोग सवालों में यूज भी करेंगे। तो ये था पूरा लास्ट टॉपिक विद्युत शक्ति का। और दोस्तों इससे पहले हमने जो टॉपिक यूज किया था जूल का नियम, उसके अंदर जो मात्रक था उसका मात्रक क्या होता है जूल के अंदर? जूल के ताप का नियम का हीट का मात्रक होता है जूल,
अथवा तो कैलोरी, क्या होता है, जूल अथवा तो कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है दोस्तों। कितना, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये हमारा इससे पहले वाले टॉपिक में जो एक चीज रह गई थी कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, और मात्रक क्या होता है हीट का, उष्मा का, जूल अथवा तो कैलोरी। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आज के हमारे दोनों टॉपिक खत्म होते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पे थियोरेटिकल वाइज खत्म हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा इसमें जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पर बनाए हैं, स्थापित किए हैं, उस पे से कुछ सवालों को देखते हैं और कुछ सवालों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और सवाल हमारा पूरा पूरा चैप्टर एज अ थियोरेटिकल और एज अ प्रैक्टिकल दोनों की तरफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ दोस्तों कुछ सवालों को देखते हैं जो कि हमने फॉर्मूले सीखे हैं उस पर से। दोस्तों अब हम लोग हमारे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा पहला एग्जाम्पल देखो हमने लिया हुआ है कि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा कितनी है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करो। तो दोस्तों विद्युत आवेश के बारे में बात की जा रही है। विद्युत आवेश के बारे में मैंने ऑलरेडी सिखाया था, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। हमारा फॉर्मूला था किसी भी परिपथ के अंदर जो आवेश होता है वो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इजिकल टू आई टी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं I यानी क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कितनी दी गई दोस्तों, विद्युत धारा दी गई है 0.5 एम्पियर। क्लियर है। अब T यानी समय है, कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों हमारा जो समय है उसका ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकंड है। तो हमें मिनट को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो दोस्तों कितना हो गया सेकंड, 600 सेकंड। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास विद्युत धारा है और समय दोनों आ गया। अब यहां पर फॉर्मूले में रख देते हैं। तो Q इज इक्वल टू आई यानी कितना, 0.5। तो 0.5 गुणे T यानी कितना है, 600। दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 10। 5 बट्टे में 10 गुणे 600, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया दोस्तों। तो Q बराबर यहां पर गुणा करेंगे तो 5 6 30 और जीरो का जीरो, और Q अब विद्युत आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम यानी कि C। तो कितना विद्युत आवेश आ गया, 300 कूलाम। कितना, 300 कूलाम। सवाल खत्म हो गया। बहुत ही सरल सवाल था कि विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करो। तो विद्युत आवेश कितना आ गया, 300 कूलाम। हमने विद्युत आवेश का टॉपिक पढ़ा था, फॉर्मूला वही यूज कर लिया। तो एग्जांपल नंबर 1 यहीं पे खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 देखा था जिसमें विद्युत आवेश का फॉर्मूला लगा था। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 को देख रहे हैं जिसमें सवाल क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो विभवांतर की टॉपिक की बात हो रही है, कितने बिंदुओं के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि ये 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर। तो विभवांतर यानी कि कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट। लिख लिया कि बीच में कितना आवेश, 2 कूलाम जितना आवेश। तो Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 कूलाम। तो वो भी हमने लिख लिया, कितना कार्य किया जाता है। तो अभी हमने वोल्टेज विभवांतर की परिभाषा क्या समझी थी कि वोल्टेज बराबर ये जो विभवांतर है वो क्या होता है कि कूलाम यानी कि V इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था W/Q। ये हमारा फॉर्मूला था विभवांतर के टॉपिक में हमने पढ़ा है दोस्तों। W यानी कि वर्क, किया जाने वाला कार्य। ठीक है, तो अब यहां पर हमें सिर्फ क्या निकालना है कि कितना कार्य किया जाता है, यानी हमें निकालना क्या है दोस्तों, W। तो यहां पर V की जगह कीमत क्या है, 12, W ऐसे का ऐसा, Q की कीमत क्या है, 2। क्लियर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2 किसमें है, भाग में, सामने जाएगा तो गुणे में, यानी कि 12 गुणे 2। तो W बराबर कितना आ गया, 24। और W क्या है यहाँ पर, कार्य यानी कि वर्क है। वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल। तो W बराबर कितना हो गया, 24 जूल। सिंपल आंसर आ गया दोस्तों। तो यहां पर हमसे पूछा गया कि कितना कार्य किया जाएगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच को जाने में जो वर्क है, कितना वर्क होगा, 24 जूल जितना कार्य किया जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। सिंपल है, फॉर्मूला हमने यूज किया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला हमने पढ़ा था विभवांतर का कि विभवांतर V बराबर W बटे में Q। यहाँ पर W यानी कि वर्क है जो हमारे पास नहीं था तो हमने निकाल लिया उससे, सिंपल। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो जूल लगा दिया आंसर में। चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग एक ही तरीके के एक सम करेंगे, जो बाकी के हैं वो आप सभी को करने हैं। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एग्जांपल नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है
कि जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एंपियर की विद्युत धारा, कितने एंपियर की, 4 एंपियर की विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना, 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। दोस्तों दो कंडीशन इसके अंदर एक ही सवाल के अंदर छुपी हुई है। कितनी कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन है कि विद्युत हीटर है, उस विद्युत हीटर में 4 एंपियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके बीच में विभवांतर वोल्ट कितना उत्पन्न हो रहा है, 60 वोल्ट। क्लियर। अब ऐसा कहा जा रहा है कि यदि ये जो विभवांतर है वोल्ट है, इसको 60 से बढ़ा के 120 कर दे तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हमें ये बताना है। अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पर I इज इक्वल टू, पहले क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन, तो यहां पर लिखेंगे 4 एंपियर, ठीक है। फिर वोल्ट कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओहम्स लॉ, ओहम का नियम लगाएंगे। क्या है, V इज इक्वल टू IR। तो दोस्तों यहां पर देखो V है, I है, क्या नहीं है हमारे पास, R नहीं है, तो R निकाल सकते हैं। पहले V की कीमत रख दो 60, I की कीमत कितनी है, 4 गुणे में R। तो दोस्तों 4 गुणे में सामने किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 60 बट्टे में 4 बराबर क्या आ गया, R। अब इससे भाग देते हैं तो 15 चौक 60, कितनी बार में कट गया, 15 बार में, तो R बराबर कितना आ गया, 15। और R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्लियर। तो R बराबर 15 ओम। तो यहां पर R मिल गया हमें दोस्तों। यह हमारी कौन सी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन। अब यहां से आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमारी कौन सी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड कंडीशन। कौन सी, सेकंड कंडीशन क्या है कि अब हमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो हीटर है, उस हीटर की जो वोल्ट है, दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 60 से बढ़ा के 120 किया जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं वोल्ट 60 से बढ़ाकर 120 वोल्ट किया गया है। इसलिए अब हमारा वोल्ट क्या हो जाएगा, जो बढ़ा दिया है, जितना कर दिया वो हमारा नया वोल्ट हो गया। तो V बराबर कितना हो गया, 120 वोल्ट हो गया, क्योंकि 60 से बढ़ा के 120 कर दिया, यानी 120 अब हमारा फाइनल वोल्ट है। क्लियर। अब हम लोग से ऐसा कहा गया है कि जब वोल्ट 120 हो तो उस समय हीटर में से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वापस से ओहम का नियम लगाओ कि V बराबर IR, लगा दिया। तो अब यहां पर दोस्तों V है हमारे पास, R अभी अभी हमने निकाला है, R कितना है, 15 है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, I, यानी विद्युत धारा, वही हमसे मांगा गया है, तो आराम से निकाल लेते हैं। V की कीमत कितनी है, 120, I हमें निकालना है दोस्तों, R कितना है, 15 है। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स कि 15 किस में, गुणे में, सामने जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 120 बटे में 15 बराबर I। क्लियर। अब दोस्तों 15 से इसे भाग देंगे तो 15 अट्ठे 120, 15 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, डायरेक्ट 8 बार, तो I बराबर कितना आ गया, 8, और I विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर, तो I कितना आ गया, 8 एम्पियर। सवाल यहां पे हो गया खत्म। सवाल में हमें क्या कहा गया था कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दें। तो दोस्तों जब हमने 60 वोल्ट से बढ़ाकर विभवांतर 120 वोल्ट किया तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 8 एम्पियर, अर्थात कि हीटर 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेगा जब उसका वोल्टेज हम लोग 60 से बढ़ा के 120 कर देंगे। क्लियर। तो दो कंडीशन थी, सवाल खत्म हो गया दोस्तों। तो आज हमने दो टॉपिक सीखे। सबसे पहले कि हीट के विद्युत उष्मा के बारे में, जो जूल का नियम था, फिर विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखा, और फिर आज हमने 3 सवाल को भी सॉल्व किया, विद्युत आवेश का और ओहम के नियम के जो ऊपर आधारित थे वो सारे सवाल किए। क्लियर। तो आप सभी को ये पूरा कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। और दूसरी चीज कि अब हम लोग हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर बाकी के जो हमारे समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम के संयोजन के जो सवाल हैं और विद्युत शक्ति और हमारा जूल का नियम जो हीट का था उसके एक एक सवाल को देखेंगे और हमारा चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।